everybody and welcome back. This is Swati Gupta, Chartered Accountant. आज हम समझेंगे कि एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो किस तरीके से आपको बिजनेस मॉडल टेस्ट रन करना होता है, किस तरीके से आप इनिशियल और सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे, सिंपल सा एग्जाम्पल है, और देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्जैक्टली पीएल पर और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो शुरू करें। चलो, सबसे पहले अगर आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है तो आपको करना होता है बिजनेस मॉडल टेस्ट करना होता है बिजनेस मॉडल। सिंपली ना, ये कुछ भी नहीं है। आपको सिंपली ये देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट किस इंटेंशन से किया है। क्या आपका इंटेंशन है कि हाँ भाई, जैसे ही मार्केट अप जाएगा हम सेल आउट कर देंगे और डिफरेंस का इनकम गेन रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपका ये है तो उसको बोलते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है, आपका उधर शेयर होल्डर बनकर रहना, डिसीजन मेकिंग करना, ये सब आपका कोई इंटेंशन नहीं है। आपको सिर्फ चेंज इन वैल्यूज का फायदा उठाना है, गेन उठाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। वहीं पर अगर आपका इरादा है कि आपने नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब एक बार ले लिया तो जब तक इसकी फाइनल रिडम्पशन नहीं होता, फाइनल बंद नहीं होती, ठीक है, कंपनी, तब तक हम इसमें होल्डिंग करके रखेंगे, हम इसे रिवोक नहीं करेंगे। दिस इज इररिवोकेबल, दिस इज ऑल्सो नोन एज इररिवोकेबल। ओके, इररिवोकेबल मतलब आप इसको विड्रॉ नहीं करोगे, बीच में नहीं छोड़ोगे, एक बाइंडिंग अग्रीमेंट है। गुड, इतना समझ आता है। जैसे ही आपने ये बाइफर्गेशन किया है, इसको बिजनेस मॉडल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मेच्योरिटी के बाद होल्ड करना है, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, जो भी आपकी इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने में जितने भी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई, जैसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐसे कुछ भी और ब्रोकरेज लग गई, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप फेयर वैल्यू में ऐड करोगे। ठीक है, और इसे आप अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे एज अ कैरिंग अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर असेट, दैट इज फाइनेंशियल असेट। गुड, कोई दिक्कत नहीं है तब तक। फेयर वैल्यू कैसे चेक करते हैं? फेयर वैल्यू सिंपल है, आप देखते हैं इसको एज पर IFRS 13। फेयर वैल्यू करना कैसे, ये कौन बताता है? IFRS 13। करना कब है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बताते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो उसको रिकॉर्ड कैसे करोगे? रिकॉर्ड फेयर वैल्यू। बहुत माइनर डिफरेंसेस है, अगर समझ आ जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड फेयर वैल्यू इन बैलेंस शीट, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अरे भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी? यहाँ पर बोलते हैं प्लीज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसको मैं टीसी बोल रही हूँ। ओके, प्लीज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन पीएल। हमने बोला अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, ग्रेट, आप पूरी की पूरी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बैलेंस शीट में दिखाए एज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल असेट। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो प्लीज आप इसे कैसे दिखाएं? सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे दिखाएं, जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आपकी पीएल में चार्ज कर दी जाएगी। ठीक है, सिंपली एक बार मानते हैं हम 200 रुपया फेयर वैल्यू है और 10 रुपया ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड करेंगे 210 पर। ठीक है, वेर एज यहाँ हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो आप क्या करेंगे? 200 तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे और बचा हुआ 10 रुपया पीएल में दिखाएंगे। गुड, इधर तक समझ आता है? सब्सिक्वेंटली मतलब आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर्स में, नेक्स्ट रिपोर्टिंग डेट्स पर आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अगर नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो हमने बोला फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या इंपैक्ट होता है समझाएंगे। और यहां पर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो आप बोलोगे फेयर वैल्यू थ्रू, आप बोलोगे फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ठीक है, हमने बोला अगर आप नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो जो भी फेयर वैल्यूएशन करोगे आप सब्सिक्वेंटली, जो भी डिफरेंस आएगा आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में शो करना। वहीं पर अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, आपने फेयर वैल्यूएशन सब्सिक्वेंटली भी फिर से कैलकुलेशन वगैरह किया, जो भी है आपने कैलकुलेट किया, फिर जो भी डिफरेंस आए वो प्लीज पीएल के थ्रू लेकर जाए।
ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देखेंगे, और फाइनली मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगी कि एग्जैक्टली ये पीएल और ओसीआई वाली चीज क्या है, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट थी ना तो मुझे एग्जैक्टली इतना समझ नहीं आया था फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं सीए फाइनल की एग्जाम दे रही थी कि एक्चुअली में ये फेयर वैल्यू होता क्या है, और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और फेयर वैल्यू थ्रू पीएल क्या ही होता है, मुझे समझ ही नहीं आता था। ठीक है, दूसरी बार मैंने फिर ट्राई किया था कि समझ तो आ नहीं रहा, चलो पीएम होती है एक प्रैक्टिस मैनुअल, उसको उसके बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, पर लिटरली मैंने उसके 20-30 क्वेश्चंस कर लिए, पर वो कभी भी ओसीआई में ले जाते, कभी भी पीएल में, समझ ही नहीं आता उसका इम्पैक्ट क्या है। तो कोशिश करूंगी आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, ये मेरी तरफ से एक मतलब मस्त सा गिफ्ट है आपके लिए। ओके, चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ABC company is preparing its financial statement for year 31st December 2008. Okay, good. 1st जनवरी को उसके पास क्या था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था, मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कर रखा है। कैरिंग अमाउंट कितनी है, 16.8 मिलियन। कितनी है, 16.8 मिलियन, मतलब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्लीज माइंड मत करना स्पेलिंग। इंस्ट्रूमेंट कितना है, डॉलर 16.8 मिलियन। गुड, आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल टेस्ट करना पड़ेगा। Now, out of the 16.8 million, these include 9.6 million shares held for trading, whereas 7.2 million shares, or of which, for which irrevocable election has been made at initial recognition. ठीक है, तो हमने बिजनेस मॉडल टेस्ट किया, मस्त सा कलर लेते हैं, हमने देखा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इसका देखते हैं हम हेल्ड फॉर ट्रेडिंग और नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कितना है। नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और यहाँ पर हम दूसरा सेक्शन बनाते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक्स में कितना रिकॉर्ड कर रखा है इनिशियली। ओके, हम देखते हैं इसकी इनिशियल और इसका देखेंगे सब्सिक्वेंट। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि अरे यार हमको तो समझ ही नहीं आया, क्या पढ़ा के चली गई मैम। ओके, चलो इनिशियल, मेरी इतनी खराब राइटिंग नहीं है, मैं आपको पहले पहले भी बता चुकी हूँ। चलो, हमने बोला इनिशियल में these include 9.6 million shares held for trading, तो 9.6 million आपके हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में है, whereas 7.2 million is shares for which irrevocable election has been made at initial recognition। irrevocable है मतलब not held for trading है, मतलब कितना, 7.2 मिलियन डॉलर। ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल तो इन्होंने खुद नहीं करके दे दिया। अब एट 31 दिसंबर मतलब ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट पर जब आप सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे तो आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। आपने देखा ऑल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर हेल्ड विद द एंटिटी, कुछ भी सेल आउट भी नहीं हुआ है। द शेयर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 8.7 मिलियन, मतलब जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है उसका नया फिगर क्या है, नया फिगर है, फिर से एक बार देखेंगे, सॉरी, 8.7 मिलियन, 8.7 मिलियन। वेरेज जो बाकी के बचे शेयर्स है जो नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, उनका अमाउंट है 8.6 मिलियन। कितना है, 8.6 मिलियन। ठीक है, तो पहले कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में 7.2 मिलियन था, अब 8.6 मिलियन है, तो यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट देखेंगे, इफेक्ट। ठीक है, हमने बोला 7.2 से 8.6 हो गई, मतलब गेन, गेन कितना हुआ, 1.4 मिलियन का, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। अब 1.4 मिलियन का गेन है, इसको कहाँ चार्ज करोगे आप, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, वहीं पर हम इसे देखते हैं, इसमें 9.6 मिलियन वैल्यू थी, अब 8.7 रह गई है, मतलब लॉस है, इसका मतलब लॉस है। कितना लॉस है, लॉस इक्वल्स टू $0.9 मिलियन, और ये आपका चार्ज कहाँ पे होगा, पीएल। आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि जो भी डिफरेंस है वो ओसीआई में लेकर जाओ, जो भी डिफरेंस है वो पीएल में लेकर जाओ। फटाक से आपको इसका इम्प्लीकेशन समझाते हैं। हमने बोला स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके, यहाँ पर जैसे कि आपको पहले भी पता है कि यहाँ पे दो सेक्शंस होते हैं, पीएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, इसकी खुद की इनकम्स, खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है, फिर टैक्सेस के बाद में टैक्सेस होते हैं। यहाँ पर इसके खुद के इनकम, खुद के एक्सपेंसेस होते हैं, खुद के टैक्सेशन होता है, फिर आपके पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाती है। इस पूरे पीएल का एक फिगर आता है, ओके, वेयर एज ओसीआई का भी एक फिगर आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं हम। जो एडिशन ऑफ पीएल और ओसीआई होता है उसको हम कहते हैं टीसीआई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, तो देखो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें 0.9 मिलियन का लॉस पीएल में चार्ज करना है। ठीक है, तो हमने बोला पीएल में हमारा 0.9 मिलियन चार्ज होगा। ठीक है, दैट इज लॉस ऑन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वहीं पर आपका गेन है, गेन आपका चार्ज होगा ओसीआई में। तो गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितना है? 1.4 मिलियन। ये इम्पैक्ट आता है थ्रू ओसीआई और थ्रू पीएल। मतलब पीएल में आप इतना शो करोगे, जो भी डिफरेंस आता है, फेयर वैल्यूएशन करने पर जो भी डिफरेंस आता है गेन या लॉस, वो थ्रू ओसीआई मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हेड के बिलो शो करोगे। ठीक है, इतनी छोटी सी बात है, बिजनेस मॉडल टेस्ट करना है। अगर क्लियर होता है, ये एग्जाम्पल समझ आता है, तो आपको मजा आ जाएगा आपके क्वेश्चंस करने। ठीक है, मेरी तरफ से आज इस वीडियो में इतना ही है। सेम वीडियो आपका इंग्लिश में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपको लैंग्वेज जो भी अच्छी लगती हो, जो भी ज्यादा समझ आती हो, आप उसमें वीडियो देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर।